CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने नमामि नर्मदे महाआरती ट्रस्ट की बैठक ली। बैठक में उन्होंने 5 अप्रैल 2025 से निःशुल्क योगा शिविर एवं 10 अप्रैल 2025 से समर कैंप का आयोजन माहिष्मती घाट में करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि नगरपालिका के कचरा वाहन के माध्यम से कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करें। प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतियां उइके ने गुरुवार को मंडला जिले के ग्राम पंचायत टिकरवारा में 16 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री विवाह निकाह योजना की तैयारियों का निरीक्षण किया। उक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन प्रस्तावित है, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा एवं सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कुमट के निर्देशन में लगातार जल संरक्षण एवं संवर्धन की विविध गतिविधियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम अंतर्गत अध्ययनरत एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू के छात्र छात्राओं द्वारा आरडी कॉलेज में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत मानव श्रृंखला बनाकर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में जल से संबंधित स्लोगन का उद्घोष किया गया। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के मार्गदर्शन एवं सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मंडला विकासखंड के ग्राम सेमरखापा में महेंद्र पटेल के घर के पास स्थित सार्वजनिक कूप की साफ सफाई की गई, साथ ही आवश्यकतानुसार नलकूप की मरम्मत भी गई। उपस्थित लोगों को जल गंगा संवर्धन की शपथ दिलाई गई। नदी, कूप, तालाबों, बावड़ियों सहित अन्य जल स्रोतों के संरक्षण हेतु जागरूक किया है। श्री सोमेश मिश्रा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के संबंध में निर्देशित करते हुए कहा कि जल संरचनाओं के आसपास अतिक्रमण हटाए जाएं तथा उन्हें राजस्व अभिलेख में दर्ज कराएं। जलदूत ऐप के संबंध में इसे डाउनलोड कराते हुए अगले टीएल बैठक में इसका प्रेजेंटेशन करें। अधीनस्थ शासकीय अमले को इस ऐप के माध्यम से वॉलंटियर जल दूत के रूप में अभियान से जुड़ने के लिए निर्देशित करें। माहिष्मती घाट पर माई की रसोई के सामने बनाए जा रहे शेड के निर्माण कार्य का कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शेड निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराएं। शेड में लोगों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था करें। परिसर में लगाई गई सीमेंट की कुर्सियों को व्यवस्थित कराएं। शेड के पाइप और ग्रिल्स पर एक ही रंग से रंगाई कराएं। परिसर में नियमित साफ सफाई कराएं। आम फल बहार नीलामी 10 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को शासकीय उद्यान मंडला प्रांगण में दोपहर 2 बजे से आयोजित किया जाना है। समस्त इच्छुक व्यक्ति व्यापारी उक्त दिवस में उपस्थित होकर नीलामी में बोली लगा सकते हैं। कौरगांव के तालाब में प्रजन अभियान परिषद द्वारा चयनित नवांकुर संस्था महिष्मती एकल नारी अधिकार मंच के तत्वाधान में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत कौरगांव में ग्रामीण जनों के द्वारा श्रमदान किया गया। घाटों की साफ सफाई के कार्य के साथ लोगों को जल संरक्षण हेतु शपथ भी दिलाई गई। ग्राम पंचायत सरपंच की उपस्थिति में गांव के गंदे पानी की निकासी के लिए श्रमदान से सोख्ता गड्ढा निर्माण की कार्य योजना बनाई गई। जिला योजना भवन में आयोजित समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन एवं समाधान ऑनलाइन के प्रकरणों को गंभीरता से लें। समाधान में 883 शिकायतें हैं, इन्हें सप्ताह के अंत तक निराकृत करना सुनिश्चित करें। सभी विभाग शिकायतों की संख्या के आधार पर दैनिक लक्ष्य तय करें और प्रतिदिन फॉलोअप लें। जिला योजना भवन के परिसर में आज नवीन ट्रेवल्स बस को शासकीय परिसर में गंदगी करते हुए पाया गया, जिसके बाद कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बस को जब्त कर लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बस क्रमांक CG07CW 9909 को बस के क्लीनर द्वारा जिला योजना भवन के सामने स्थित हैंडपंप के पानी से धुलाई करते हुए पाया गया। कलेक्टर के निर्देशन में बस जब्त कर कोतवाली की अभिरक्षा में खड़ा कराया गया। भारत सरकार की एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों को सहायक उपकरण प्रदाय किए जाने के लिए चिन्हांकित करने नगरपालिका टाउन हॉल में शिविर आयोजित किया गया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा एवं सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कुमट ने शिविर का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने पंजीयन एवं एमिल्को के चिकित्सकों से शिविर के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। शिविर में 39 दिव्यांग जनों के लिए 62 उपकरण हेतु चिन्हित किया गया। पीएम श्री एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हृदयनगर में स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत नवीन शिक्षण सत्र प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने सहभागिता की। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को नियमित शाला आने की समझाइश देते हुए शिक्षा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य संवारने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। विद्यार्थी मन लगाकर पढ़े, सफलता की ऊंचाई को छुए, भविष्य संवारे। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने पीएम श्री एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हृदयनगर में स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत नवीन शिक्षण सत्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने विद्यार्थियों से आत्मीय चर्चा करते हुए नियमित शाला आकर मन लगाकर पढ़ाई करने की समझाइश दी। जिला योजना भवन में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने 51 आवेदकों की समस्या सुनते हुए समुचित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित से संबंधित आवेदनों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय सीमा में निराकरण करना सुनिश्चित करें। साथ ही पिछली जनसुनवाई के आवेदनों की समीक्षा करते हुए समुचित निराकरण के निर्देश दिए। जनपद पंचायत मंडला के सीमावर्ती ग्राम पंचायत साल्हेडंडा के बाजार चौक पर स्थित पुराने सार्वजनिक कूप की साफ सफाई कराई गई। जल गंगा जल संवर्धन अभियान अंतर्गत कराई जा रही गतिविधियों के क्रम में इस पुराने कूप की सफाई के साथ साथ आवश्यकतानुसार मरम्मत की कार्यवाही भी कराई गई। मंडला जिले में सीआरपीएफ कोक फोर्स व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है यह मुठभेड़ बिछिया थाना अंतर्गत मुंडेदादर और गंगेरदादर के जंगल में हुई है, जहां मुठभेड़ के दौरान 2 महिला नक्सली को ढेर किया गया है। पुलिस को दोनों महिला नक्सलियों के पास से एक SLR व भरमार बंदूक के अलावा दैनिक जरूरत का सामान, सोलर पैनल, खाने पीने सामान के साथ भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। मारी गई नक्सल महिला में प्रमिला मंडावी छत्तीसगढ़ के सुकमा की रहने वाली है। दूसरी ममता महाराष्ट्र गढ़चिरौली की है। सर, आज नक्सल मूवमेंट पर आप लोगों की जो आज कार्रवाई हुई है, कार्रवाई के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी। ये आज सुबह ये कान्हा नेशनल पार्क के एक पर्टिकुलर एरिया में नक्सलियों के सस्पेक्टेड डेरा पे हम लोग 70 लोगों की 4 पार्टियों डाली दी। सर्चिंग चल रहा था, उसी समय उनके डेरे पे हम पहुंचते वक्त अपने ऊपर अटैक हो गया था और हमने जवाबी फायरिंग किया था। बाद में सर्चिंग में 2 नक्सलियों की, महिला नक्सलियों की बॉडी रिकवर हुआ है, उनका पहचान भी हो गया है। सर, इसमें जो सामान बरामद हुआ है वह क्या? वो वहाँ पे एक सक्रिय डेरा इनका रहता था। वो डेरे में जो भी सामान इनके दैनिक उपयोग का था, खाने का, सोने का, वर्दी, सोलार प्लेट, वेपन्स, बहुत सारे चीज़ रिकवर हुआ है। अभी ये सबका आकलन कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं और क्या सामान उसमें है। बहुत सारे नक्सल लिटरेचर भी मिला है, उसके अंदर क्या है वो भी आगे देखा जाएगा, क्या है उसका कंटेंट, उसका भी विश्लेषण कर दिया जाएगा। सर, देखा गया है कि अभी वर्तमान में एक कार्रवाई हुई, इसके बाद यह दूसरी कार्रवाई हुई है। लगातार नक्सलियों का जो मूवमेंट है वह अपने थाना क्षेत्रों के आसपास है। ऐसा क्यों, क्या है कि वह इस तरफ चले जा रहे हैं? देखिए, ये नक्सलवाद बालाघाट मंडला में पहले से है। बहुत पहले बहुत सारे घटना भी हुआ है,
तो अभी 2026 मार्च तक इस समस्या को ख़त्म करने का टारगेट लेके यूनियन गवर्नमेंट का प्लान है, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी वजह से बहुत सारे एक्टिविटी अब बढ़ गया है पुलिस की तरफ से, तो लगातार हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं, एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। उसके रिजल्ट्स अभी देखा जा रहा है कि लगातार ऑपरेशन सक्सेस मिल रहा है, आगे भी मिल जाए। सर चूँकि सर्चिंग चल रही है तो माना जाए कि आगे भी निर्णायक पल सामने आएगा। ये अलग अलग एरिया में इनका कमिटीज़ रहते हैं। यहाँ पे केबी डिवीज़न बोल के एक ग्रुप ऑपरेट करते हैं, उसी को लेके हम मंडला डिस्ट्रिक्ट में टारगेट करके काम कर रहे हैं। अब पिछले फरवरी में एक कार्रवाई बालाघाट ज़िले में हुआ था, उसमें इनका 4 मेंबर्स एनकाउंटर में मारे गए थे। अभी 2 और आज बॉडी रिकवर हुआ है। तो आगे भी लगातार हम मेहनत करेंगे और इस इंटरनल सिक्योरिटी समस्या को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। सर कैसी परिस्थितियों में रहना पड़ता है आप लोगों को? ये हॉक फोर्स का लोग मध्य प्रदेश के विभिन्न पुलिस इकाइयों से सिलेक्टेड लोग हैं, वो जो डिप्यूटेशन में बालाघाट मंडला में पदस्थ होते हैं। तो इनको फैमिली को छोड़ के कैंप में रहना पड़ रहा है, वो विविध परिस्थितियों में, गर्मी में या विंटर में, और तरह तरह के बीमारियों से लड़के ये लोग काम कर रहे हैं। बट बहुत मेहनत और बहादुर लोग हैं, अपने बहुत फिट लोग हैं। तो ये पूरा अपने ताकत अब नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशंस में ये लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू। आज हमारी जो है ना सुबह सुरक्षा बलों की पार्टियां अर्ली मॉर्निंग मुखबिर की सूचना पे सर्चिंग में निकली थी। तो सुबह 7 बजे के आसपास जब अब हमारी हॉक टीम और सीआरपीएफ सर्चिंग कर रही थी, तो नक्सलियों ने, जो मोती नाला टीम है हमारी हॉक की, जिसका नेतृत्व हॉक कमांडेंट सियाज कर रहे थे, उस टीम पे नक्सलियों ने घात लगा के हमला किया। पुलिस ने अपनी पोजीशन ली। हमला होने के बाद उनको सरेंडर के लिए ललकारा, लेकिन वो फायरिंग करते रहे। तो इधर से हॉक मोती नाला उसने फायरिंग की। मोती नाला टीम ने लगभग 90 के आसपास राउंड फायर किए। उनके 125-150 के आसपास नक्सलियों ने राउंड फायर किए। फिर कुछ देर के बाद नक्सली वहाँ से भाग गए, और बाद में जब एरिया को सर्च किया गया तो 2 महिला नक्सलियों की बॉडी हमें मिली। इसमें एक महिला नक्सली ममता है, जो गढ़चिरौली की रहने वाली है, जो डीवीसीएम राकेश ओडी है उनकी वाइफ हैं। वो, उनके ऊपर 14 लाख का इनाम है। दूसरी महिला परमिला है, जो सुकमा ज़िले की रहने वाली है, वो भी एरिया कमेटी मेंबर है, उसके ऊपर भी 14 लाख का इनाम है। बाकी नक्सली भाग के कहाँ जा सकते हैं, उन एरिया की हम सर्चिंग कर रहे हैं, और हमारी हॉक और सीआरपीएफ की टीमें जंगल में सर्चिंग में लगी हुई है। नक्सलियों की संख्या 18-20 के आसपास रही होगी अंदाजे से। महिलाओं की जिनकी बॉडी मिली है, हाँ, वो जो परमिला है उनकी उम्र 35 साल के आसपास है, और जो ममता है उनकी उम्र 30 साल के आसपास है। घायल होने की संभावना है, तो इसलिए हम सर्चिंग भी कर रहे हैं। हालांकि अभी हमें सर्चिंग में कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन घायल होने की संभावना है। मुठभेड़ काफ़ी समय तक चलता रहा। सुबह 7 बजे के आसपास की घटना है। उसके बाद लगभग 1.5-2 घंटे तक मुठभेड़ चलता रहा। ये अपना जो केबी डिवीज़न है, उसका जो भोरमदेव एरिया कमेटी है, ये नक्सली महिलाएं भोरमदेव एरिया कमेटी की सदस्य हैं। उनके पास से एक SLR राइफल और 4 मैगजीन SLR की, जिसमें 37 राउंड। जो दूसरी महिला है ममता, उसके पास से एक सिंगल शॉट राइफल, जिसमें 8 राउंड थे।
फिर वॉकी टॉकी सेट मिले हैं हमें, 2 चाकू भी मिले हैं और काफ़ी सारा सामान मिला है जो दैनिक उपभोग का है। सोलर प्लेट भी मिली है, फिर एक वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी मिला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। हाँ, क्योंकि आइडेंटिफाई हो गई है तो उनके परिजनों से हम संपर्क करेंगे अब और उनको जल्दी बुला के उनके सामने पीएम करवाएंगे और बॉडी हैंड ओवर करेंगे। वो भी क्योंकि वो भी बोरमदेव एरिया कमेटी में ही है, केबी डिवीज़न का ही DVCM रैंक का है, वो कमांडर है केबी डिवीज़न का, राकेश ओटी। तो वो भी बिल्कुल इसी एरिया में घूमता है, तो वो भी साथ में ही ज़रूर होगा। वो DVCM है, तो DVCM पे जो इनाम रहता है लगभग 28 लाख। अभी काफ़ी टीम है जो सर्चिंग कर रही है हमारी, लगभग 200 के आसपास बल है, CRPF और हॉक और DF मिला के। पिछले अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 एरिया कमेटी होती थी, खटिया मोचा, बोरमदेव और बोडला एरिया कमेटी। 2020 में इन्होंने खटिया मोचा एरिया कमेटी को भंग कर दिया था क्योंकि इनकी संख्या कम हो गई थी। 2021 में बोडला एरिया कमेटी को भंग कर दिया था। तो लगातार एनकाउंटर होने से और गिरफ्तार होने से इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। अभी एक बोरमदेव एरिया कमेटी ही एक्टिव है। इसको हम एक दूसरे रूप में भी देख सकते हैं कि पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो बहुत ज़्यादा कार्रवाई कर रही है। बाकी ये तो इनकी तो अपनी आइडियोलॉजी का ये प्रचार प्रसार करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। पुलिस प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है और इसलिए जैसा आप सभी जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी सफलताएं मिली हैं, काफ़ी गिरफ्तारी हुई हैं और इनका एरिया भी काफ़ी सिकुड़ गया है। जैसा मैंने बताया कि जहाँ 3 एरिया कमेटी होती थी वहाँ केवल 1 एरिया कमेटी रह गई है। एरिया बहुत कम हो गया है। मेरा जो नक्सल गतिविधियों में शामिल हैं जो लोग, खासकर जो नक्सली हैं, हमारी बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी है जिसका हम खूब प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी सरेंडर पॉलिसी के बारे में लोगों को जागरूक करें और नक्सलियों से भी हम हमेशा यही अपील करते हैं कि मुख्य धारा से जुड़ें। इतनी अच्छी सरेंडर पॉलिसी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है वो हम सब जानते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मुख्य धारा में आएँ और अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें। बाकी दूसरा, यहाँ पे अपने एरिया में कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, तो मेरा उन लोगों से भी कि जो नक्सलियों के बहकावे में आके उनकी छोटी मोटी मदद करते हैं वो मदद ना करें, क्योंकि जो मदद करने वाले हैं नक्सलियों की उनके ऊपर भी बहुत बड़ी धाराएं लगती हैं, UAPA का केस लगता है। तो वो बिल्कुल नक्सलियों की मदद ना करें, पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि इस समस्या को हमें जल्दी है जल्दी आप लोग तो अपने साथ ले चल सर, एक को लटका के वो तो बैग में आ
बतख खड़ी होकर बनाए। नहीं क्या मेरे बारे नहीं बताया निकले तुम लोग? अरे आराम ही कर रहे आने का था ही, वो अचानक ये अकेले आए क्या? इधर देखो कैमरा के सामने यार कहाँ देख रहे हो मुंडी घुमा रहे हो शंकर भाई बाबा तो नहीं हो रहा एक चक्कर वाली बड़ी अनहोनी हो जाती है। एक चक्कर वाली जाती है नहीं रुकना कोई आ गया। लगभग 4 साल से ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन द्वारा एनपीएस का विरोध किया जा रहा है व ओपीएस को पुनः लागू करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, परंतु शासन द्वारा यूपीएस लागू किया गया, जिसका विरोध समस्त टीचर्स द्वारा किया गया है। जिला कलेक्ट्रेट के सामने ओपीएस को लागू करने के लिए समस्त टीचर्स ने काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री भारत सरकार व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
राष्ट्र में जो है आज काली पट्टी बांध करके विरोध जताया गया है, काला दिवस मनाया गया है एनपीएस के विरोध में और यूपीएस के विरोध में। सभी एनपीएस कर्मचारी अधिकारियों का यही कहना है कि ना तो हमको एनपीएस चाहिए और ना ही यूपीएस चाहिए। यूपीएस का मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अभी भारत सरकार लेके आई है, आज के दिन से उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे कर्मचारियों के लिए लागू किया है, इसका भी हम विरोध करते हैं। क्योंकि ये जो यूपीएस है ये भी सट्टे बाजार पर आधारित है, ये भी हमारे अंशदान पर आधारित है। हमको चाहिए ओपीएस जिसमें हमारा अंशदान नहीं होता, सरकार ही पूरा पेंशन देती है, जो जुए सट्टे पर आधारित नहीं होती। हम सबकी एक ही मांग है, ना हमको एनपीएस चाहिए और ना यूपीएस चाहिए, हमको सिर्फ ओपीएस चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए। हम सबकी ओर से, पूरे जिले के हमारे शिक्षक हैं, अन्य विभाग के सभी कर्मचारी हैं, उन सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन है, आप उन तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। दूसरी जो हमारी एक बहुत विकट समस्या है, जो 2018 के बाद जो शैक्षणिक संवर्ग में आए हैं, अध्यापक से शैक्षणिक संवर्ग में आए, जिनकी नियुक्ति 1998 की है, 25-25 साल 30-30 साल की सेवा हो गई। उस 25 साल की सेवा को दरकिनार करके 2018 के बाद हमारी सेवा काउंट हो रही है। ग्रेजुटी में हमको जो है भारी नुकसान हो रहा है। हमारे बहुत सारे शिक्षक अभी 2023 के पहले जो रिटायर हो गए या मृत्यु हो गई उनको ग्रेजुटी के नाम से 1 रुपया भी नहीं मिला। 25 साल की सेवा के बाद भी ग्रेजुटी के नाम से 1 रुपया नहीं मिला। कहा कि आप पंचायत के कर्मचारी थे, जबकि पंचायत के कर्मचारी को भी ग्रेजुटी मिल रही है, पूरी ग्रेजुटी मिल रही है। अभी हमारे ड्राइवर साहब रिटायरमेंट हुए पंचायत विभाग से, उनको पूरी ग्रेजुटी मिल रही है। तो हमारी पंचायत की सेवा को आप ग्रेजुटी में काउंट नहीं कर रहे हैं। और 2018 से हमारी सर्विस काउंट कर रहे हैं। जिनको 15 लाख रुपए ग्रेजुटी मिलना चाहिए, उनको 1 लाख 1.5 लाख रुपए ग्रेजुटी मिल रही है। तो हमारा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सबकी जो सेवाएं हैं 2018 से नहीं बल्कि 1998 से हमारी रेगुलर सेवा है, नियमित सेवा है, हम नियमित कर्मचारी रहे हैं, वो सेवा हमारी काउंट की जाए और पूरी जो हमारी ग्रेजुटी बनती है 15 लाख 16 लाख रुपए उसका भुगतान किया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन है, उन तक आप पहुँचाने का कष्ट करें। वो भी दे दे हमारे एनपीएस, वो एनओएमपीएस वाला डिटेल वरिष्ठता की गणना हमें चाहिए, पेंशन देना होगा, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, पुरानी पेंशन हमें चाहिए, पुरानी निश्चित रूप से हम विगत 4 वर्ष से जो है पुरानी पेंशन की लड़ाई को लड़ रहे हैं और सड़क पे आकर के धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, रैली के माध्यम से हम सरकार के समक्ष अपनी पुरानी पेंशन की मांग को उठा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया। निश्चित रूप से हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन का प्रभाव पड़ा है और जो सरकार कल तक कह रही थी कि हम इनके पेंशन पे कोई विचार नहीं करेंगे, वो एनपीएस की जगह पर यूपीएस लेकर के आई है। निश्चित रूप से हमारी मांग पर उन्होंने ध्यान दिया है, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये यूपीएस भी एक प्रकार का छलावा है, क्योंकि आज भी यूपीएस वही जुए सट्टे पर आधारित पेंशन योजना है। आज भी वही पेंशन योजना जो है वो हमारे अंशदान पर आधारित है। हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, जो हमारे शेयर मार्केट पर आधारित ना हो, जो हमारे अंशदान पर आधारित ना हो, जो पुराने नियम से पुराने लोगों को जो पेंशन मिलती आ रही है वही लागू की जाए। सिर्फ एक सूत्रीय मांग है कि हमारी ओपीएस जो है वो बहाल की जाए। एक और साथ में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कि जो हमारी 25 साल की सेवा हो गई है, उस 25 साल में से मात्र 5 साल की सेवा ग्रेजुटी के लिए गणना में ली जा रही है और 20 साल की सेवा जो है वो छोड़ दी गई। 20 साल की जो हमारी नियमित सेवा थी उसको छोड़ देने से ग्रेजुटी में हमको भारी नुकसान हो रहा है। 20 साल इसकी सेवा हुई थी। हमारे एक शिक्षक साथी रिटायर हुए उमाशंकर सिंगौर, उनकी मात्र यानी 20 साल की सेवा होने के बाद जो नवीन शैक्षणिक संवर्ग में 5 साल की सेवा में 5 दिन कम होने के कारण उसको 1 रुपए की भी ग्रेजुटी का लाभ नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी जो अध्यापक पद में रहते हुए दिवंगत हो गए या रिटायर हो गए, उनको 1 रुपए की भी ग्रेजुटी नहीं मिली। अब जिनकी सेवाएं 2023 के बाद
रिटायरमेंट में आ रही हैं तो उनको जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपए ग्रेजुटी मिल रही, जबकि वो 15 लाख 16 लाख रुपए ग्रेजुटी के हकदार हैं। आज सहायक शिक्षक 19 लाख रुपए उनको ग्रेजुटी मिलती है, लेकिन हमारे शिक्षक साथी जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो है उनको ग्रेजुटी मिल रही, जबकि वेतन उन्हीं के समान है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है, उनसे मांग है कि हमारी सेवा को शून्य न करें। जो हमारी 25 साल की सेवा है, पूरी सेवा को गणना में लेकर के एक सूत्रीय मांग है, सिर्फ आप ग्रेजुटी का भुगतान पुरानी सेवा को काउंट करके कर दें, बहुत मेहरबानी हो। तो यूपीएस जो है आज भी वही हम कह रहे हैं कि वो आज भी शेयर मार्केट पर आधारित है। अभी शेयर मार्केट डाउन चल रहा है। इस समय जितने भी शिक्षक साथी या कर्मचारी एनपीएस वाले रिटायर हो रहे हैं, उनकी जो पेंशन है वो घट गई, कम हो गई। माने यदि उस समय शेयर मार्केट अच्छा रहता तो अच्छी पेंशन मिलती, लेकिन शेयर मार्केट डाउन हो जाने से उनकी पेंशन कम हो गई। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जो शेयर मार्केट पर आधारित है। शेयर मार्केट के डाउन होने उठने में हमारा क्या योगदान? हम तो चाहते हैं कि हमारी पेंशन जो है वो निश्चित होना चाहिए। तो यूपीएस भी शेयर मार्केट पर आधारित है और वो हमारे अंशदान पर आधारित है। और सबसे ज्यादा जो पीड़ा हमारी यूपीएस में इस बात की है कि जो हमारा अंशदान का पैसा है उसको सरकार नहीं लौटा रही। एनपीएस में तो 60% लौटा रही थी, यूपीएस में वो 60% भी हमारा हड़प रही है। इसको लेकर के यूपीएस को लेकर के भी हमारा घोर विरोध है और हम बिल्कुल भी यूपीएस के पक्ष में नहीं है। हमको तो सिर्फ जो पुराने समय से चली आ रही है यूपीएस वही लागू की जाए, ओपीएस वही लागू की जाए। आगे क्या कदम उठाएंगे? निश्चित रूप से अभी हमारा 1 मई को जंतर मंतर दिल्ली में प्रदर्शन है। पूरे जिले के शिक्षक तैयारी कर रहे हैं और ओपीएस के समर्थन में, एनपीएस यूपीएस के विरोध में वहां हम जंगी प्रदर्शन करेंगे। थैंक यू। जिला कलेक्ट्रेट के सामने मजदूरों ने भुगतान की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बताया गया कि मवई व समनापुर ब्लॉक से 34 मजदूर 7 जनवरी को मिर्ची तोड़ने के लिए आंध्र प्रदेश गए थे, जिन्हें ठेकेदार ने बुलाया था। मजदूरों ने लगभग 3 माह तक काम किया, परंतु उन्हें भुगतान नहीं दिया गया। वहीं ठेकेदार द्वारा मजदूरों के साथ मार पीट कर उन्हें भगा दिया गया। जैसे तैसे मजदूर मंडला पहुंचे हैं और भुगतान हेतु कलेक्टर को आवेदन दिया है। क्या आज आप लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए, क्या मामला है? सर, आज हम लोग कलेक्ट्रेट इसलिए आए हैं कि हमारे जो मवई ब्लॉक से और समनापुर ब्लॉक से कुल 34 लोग थे, जो 7 जनवरी को अपने घर से मालिक के बुलाने से, आंध्र प्रदेश में जो मालिक है वो फ़ोन लगा के बुलाया था कि मिर्ची तोड़ने मेरे पास आओ। तो 7 तारीख को, जनवरी की 7 तारीख को इन लोग घर से निकले और 2-3 दिन में पहुंच गए। उसके बाद में फिर ये 11 तारीख से काम में लग गए थे सर, और 11 जनवरी से काम करते करते पूरे 19 जनवरी तक काम किए हैं, जिसमें से इनको सप्ताह में सिर्फ 100-200 रुपये दे देते थे सब्जी भाजी के लिए, और पूरा 70 दिन का काम का पैसा 34 लोगों का अभी तक नहीं मिला है सर। और जब उसको लास्ट में पैसे मांग रहे थे तब वो बहुत गाली देने लगे थे और बोल रहे थे कि पैसा मांगोगे तो हम जिंदा मतलब यहीं मार देंगे, माँ बेटी कर रहे थे। और जब उधर का आंध्र प्रदेश के थाने में गए थे तो भाषा प्रॉब्लम के चक्कर से हमारे FIR भी नहीं हुआ। तो फिर घर आने के लिए सर इनके पास पैसा नहीं था, तो मवई से ही हम अपने गांव से अपने लोगों से मोबाइल में पैसा डलवाए, तब जाके इन लोग ज़बरदस्ती घर पहुँचे सर। तो अभी अब वो लोग भी परेशान कर रहे हैं और इनको तो वहाँ के पैसा भी नहीं मिला, और गांव के लोग भी इनको परेशान कर रहे हैं कि हमारे पैसा दो करके। अच्छा, वो तो हम चाहते हैं सर मोबाइल पे डाले थे जो, जी हम चाहते हैं सर कि वो मालिक जो आंध्र प्रदेश के, अब हम दोबारा नहीं जाएंगे काम में और हम पैसा लेने भी नहीं जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, हम चाहते हैं कि वो अपने जिला में भी आए और हमारे जिला में भुगतान करें। क्या ये किसी एजेंसी के द्वारा गए थे? नहीं सर, वो हर साल की तरह बुलाता है काम करने के लिए। अच्छा, फोन करता है। क्या नाम है उसका? हरीश मुखर्ती नाम है। अच्छा, तो वो अपने आंध्र प्रदेश का है या फिर अपने मंडला का है? नहीं सर, आंध्र प्रदेश का ही है। अच्छा, तो इसकी रिपोर्ट अभी मंडला में कहाँ पे दर्ज करवाई हो? सर हम लोग SP कार्यालय भी दिए हैं आवेदन, और कलेक्ट्रेट में दिए हैं, और आंध्र प्रदेश के लिए स्पीड पोस्ट भी किए हैं सर हम लोग श्रम अधिकारी के लिए। कंपनसेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट्स स्कीम 2022 विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम जिला मंडला में श्रीमान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
मंडला श्री तपन धारगा के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंडला जिसे के अंतर्गत ऐसे मोटर दुर्घटना के मामले जिनमें टक्कर मारकर भागने वाले वाहन एवं वाहन स्वामी की जानकारी नहीं मिल पा रही, पीड़ित को गंभीर चोट या उसकी मौत हो गई हो, उन्हें स्कीम के अंतर्गत प्रतिकर की राशि उपलब्ध कराया जाता है। उक्त प्रकरण में सर्वप्रथम पुलिस के समक्ष प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज होने के पश्चात पुलिस के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। थाना बम्हनी बंजर के वर्ष 2013 के प्रकरण में फरार चल रहे अभियुक्त को बम्हनी बंजर पुलिस ने मथुरा से किया गिरफ्तार। 10 वर्षों से फरार चल रहे वारंटी को थाना बम्हनी बंजर पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी बम्हनी बंजर में वर्ष 2013 में आरोपी सतीश चंद्र जाटव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 397, 41 के तहत अपराध क्रमांक 219/2013 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। अट्ठाईस मार्च को जिला अधिवक्ता संघ मंडला के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें जिला अध्यक्ष रामेश्वर झारिया, उपाध्यक्ष रजनीश रंजन उसराठे, वरिष्ठ महिला विंग उपाध्यक्ष श्रीमती सुमिता नामदेव, सचिव नीलेश झा, सहसचिव आदित्य पटेल, ग्रंथालय प्रभारी अर्जुन भांडे व कोषाध्यक्ष शुभांक पटेल निर्वाचित हुए थे। बता दे त्रुटिवश ग्रंथालय प्रभारी का नाम अन्यत्र चल गया था। ग्रंथालय प्रभारी अर्जुन भांडे निर्वाचित हुए हैं। पत्र हैं, इनको खोलकर पेटियों के अंदर मतपत्र डाल दिए जाएंगे। क्या लिफाफा खोल के आपको दिखाया जाएगा इसके अंदर के मतपत्र। उसके बाद उनको जो है बिना ये दिखाए शो किए कि उन्होंने किसको मत दिया, और ये जो है ये बंद था। अब जब ये खुलेगा तब अब ये सील खुलेगी। ये जो था ये सुबह वाला मत सील है। वकील साहब, जैसा कि आप ग्रंथालय प्रभारी चुने गए हैं, चूंकि ये चुनाव बहुत ही गहमा गहमी का चुनाव था, जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चूंकि ग्रंथालय प्रभारी हैं आप, और देखा गया है कि बार रूम में जो ग्रंथालय है वह बृहद रूप में होता है, चूंकि कैसे संभाल पाएंगे आप यह जिम्मेदारी? सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बधाई प्रेषित करी। अधिवक्ताओं की जो लाइब्रेरी वाकई में बहुत बृहद है, और इस पे जो है हम ई लाइब्रेरी के लिए काम कर रहे हैं, और मैं हर मुमकिन कोशिश करके ई लाइब्रेरी यथासंभव बहुत अति शीघ्र मैं इसको शुरू करवाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जूनियर अधिवक्ताओं के पास लाइब्रेरी या किताबों की सुविधा होती नहीं है। एकमात्र लाइब्रेरी है कानून की, जो हमारे कोर्ट पे परिसर पर स्थित है। तो ऐसी स्थिति में जूनियर अधिवक्ताओं और सीनियरों से के लिए यथासंभव प्रयास हो पाएगा जो अच्छी किताबें, नई से नई किताबें जो हैं अपडेशन पे हो, मैं उसे उपलब्ध करा सकूं। जैसा कि वकील साहब देखा गया है कि ऐसे भी बहुत से अधिवक्ता हैं जिनमें अभी जो नए रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, जी, उसमें देखा गया है कि बहुत से ऐसे घर से होते हैं जो किताबें नहीं ले पाते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों की आप कैसे सहयोग करेंगे? तो ऐसे अधिवक्ता बंधु जो किताबें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनको आवश्यकता है, वही लाइब्रेरी से किताब इशू करा सकते हैं 2, 4, 5, 10, 15 दिन के लिए, उसको अध्ययन करके फिर पुनः वापस करें। और साथ में उनके अपने मोबाइल पे जो भी अपडेशन है किताबों संबंधित, वो भी हम ई कोर्ट के माध्यम से, ई लाइब्रेरी के माध्यम से वहाँ तक प्रेषित कर देंगे। जो भी अधिवक्ता है, ऐसे हैं बंधु हमारे जिनको ये आवश्यकता है किताबों की। तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जूनियर अधिवक्ताओं को? मैं ये संदेश देना चाहूँगा अपने अधिवक्ताओं को, जूनियर अधिवक्ताओं को, कि अपने काम पर जो है ध्यान केंद्रित करें, अधिक से अधिक पढ़ाई करें, लाइब्रेरी का अध्ययन करें, और कहीं कोई समस्या होती है किताबों, अगर कोई किताब उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो मुझे वो व्हाट्सएप पे अपनी सूचना जानकारी प्रेषित करें कि मुझे क्या किताब चाहिए। मैं यथासंभव प्रयास करूँगा कि उन तक वो किताब पहुँच सके। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू।
महिलाओं के लिए जो भी अच्छा से अच्छा हो सकेगा करेंगे। उनके लिए सबसे पहले जो एक महिलाओं के लिए एक कक्ष बनवाना है जहाँ पे उन लोग आके बैठ सके, उनके लिए वॉशरूम की व्यवस्था करवाना है और वहाँ पे उनके मनोरंजन के लिए कुछ व्यवस्था करें, कुछ बुक्स वगैरह रखने की व्यवस्था करेंगे और जो भी महिलाओं के हित में होगा वो सभी कार्य करेंगे। और इसके अलावा बार के हित के लिए भी मुझसे जो भी अच्छे से अच्छा होगा वह सब कार्य मैं करने की कोशिश करूँगी। मैं सभी मतदाताओं का पहले तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तीसरी बार मुझ पर भरोसा किया है और जो काम शांतिपूर्वक ढंग से चलते रहे हैं वो आगे भी चलते रहेंगे। बहुत बहुत मतदाताओं का बहुत बहुत आभार, मेरे मित्रगणों का बहुत बहुत आभार, मेरे वरिष्ठजनों का बहुत बहुत आभार है।